और इसमें से एक मॉडल, एक फ़ोन को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ और फिर उसके बेस के अकॉर्डिंग जैसे हम उसको कंप्लीट करते हैं उसी के हिसाब से फिर आपको दूसरा मॉडल कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क है ये आ चुका है और यहाँ पर OLT कंप्लीट होने पर ऑन हो चुका है। ठीक है, नेटवर्क जो है वो प्रॉपर अभी आ चुका है। ठीक, यहाँ पर सिर्फ हमने एक जंपर अप्लाई किया। तालियां जरूर हो जाएं क्योंकि एक फोन मैंने रिकॉर्ड किया था, एक फोन मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। देखिए ऐसा नहीं है कि ऑस्लोस्कोप का यूज नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या है। हर चीज़ का यूज हर कंडीशन पे है। ये नहीं है कि आप हर किसी जगह पे ऑस्लोस्कोप लेके बैठ जाएंगे। जहाँ पर काम मल्टीमीटर से हो सकता है वहाँ पर ऑस्लोस्कोप का कोई काम नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेडियो आपका प्रोसेस एक ही तरीके से सॉल्व नहीं होता है। रेडियो आपका प्रॉब्लम आपका DSO से भी सॉल्व हो जाता है और आपका RFFE बॉक्स से भी सॉल्व हो जाता है और आपका मल्टीमीटर से भी सॉल्व हो जाता है। हेलो एवरीवन, AI सॉल्यूशन से मैं सपन गुप्ता आप सभी का स्वागत है AI सॉल्यूशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हमारी ये जो बैच है वो फरवरी की बैच कंटिन्यू रन है और जो भी सपोर्ट के लिए स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं वो अपने साथ कुछ हैंडसेट लाए हुए हैं जो कि नेटवर्क से रिलेटेड है। और इस समय नेटवर्क से रिलेटेड जो फॉल्ट है वो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रन है जो कि लोगों से रिपेयर नहीं हो रहे हैं। तो आज हमारे पास यहाँ पर जो मॉडल है ये दो फ़ोन है और इसके मॉडल क्या है वो हम सर से जानेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ हैं देव सर। तो सर बताइए कि ये दोनों मॉडल कौन से हैं? ये पोको X3 है जी जी, और ये Redmi Note 9 पावर है। अच्छा, ये Redmi 9 पावर है। 9 पावर। और ये मॉडल कौन सा सर आपका? पोको X3। पोको X3। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये मॉडल आपका पोको X3 है और ये Redmi 9 पावर है। तो सर इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है? ये दोनों सेट मेरे पास डेड कंडीशन में है जी। तो मैंने इसका CPU से रिवॉल्व किया जी, करने के बाद फोन चालू हो गया जी, तो इसमें नेटवर्क की इशू आ गई। जी, तो मैंने सारे सेक्शन में नेटवर्क के IC जैसे 2G 4G और एक में HDR लगी है जी, जी। वो सारा चेक किया। वहाँ के बाद मैंने इसमें कोड डाल के चेक किया है जिसमें रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम दिखा रहा जी, था। जी। वो मेरे से बन नहीं पाया तभी मैं आपके पास आया। ठीक है, तो चलिए देखिए सर का यहाँ पर कहना है कि इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिसके कारण से नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं कि इस फोन में चेक करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, जो कि ऑलरेडी पहले ही सर ने इसको चेक भी किया हुआ है और जितनी भी इनसे इफोर्ट या कोशिश हो पाई है इन्होंने अपनी मेहनत की है। इन्होंने इसमें IC वगैरह रिवॉल्व भी किए हैं, उनको टेस्ट भी किया हुआ है। उसके बाद जब नहीं समझ में आया तो बैकअप सपोर्ट के लिए साथ में हैंडसेट अपने लेके आए। तो इसमें से हम टेस्ट करने वाले हैं और इसमें से एक मॉडल, एक फ़ोन को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ और फिर उसके बेस के अकॉर्डिंग जैसे हम उसको कंप्लीट करते हैं उसी के हिसाब से फिर आपको दूसरा मॉडल कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फ़ोन को मैं कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ आपको और दूसरे फ़ोन को आपको देव सर कंप्लीट करके दिखाने वाले हैं और उम्मीद है कि दोनों ही फ़ोन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि रेडियो ऑफ के लिए कैसे चेक किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेडियो आपका प्रोसेस एक ही तरीके से सॉल्व नहीं होता है। रेडियो आपका प्रॉब्लम आपका DSO से भी सॉल्व हो जाता है और आपका RFFE बॉक्स से भी सॉल्व हो जाता है और आपका मल्टीमीटर से भी सॉल्व हो जाता है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और इसमें जो भी फॉल्ट होगा उसको रिपेयर करेंगे। और आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके पास भी अगर कोई ऐसा फॉल्ट आता है इससे रिलेटेड तो आप उसको रिपेयर कर पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी PA लगे हुए हैं और नेटवर्क सेक्शन में जो और अदर IC भी हैं उसके जो इनपुट सप्लाइयाँ हैं एक बार हम वहाँ पर लीकेज सॉर्टिंग चेक कर लेंगे कि नियर बाई कोई लीकेज या सॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो आपको स्क्रीन पे मल्टीमीटर शो हो रहा है, आप वहाँ देख सकते हैं। मल्टीमीटर को भी हमने डायोड मोड में ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे 4G PA के पास। तो इसकी सप्लाई हम पहले चेक कर लेंगे यहाँ पर। जैसे कि इसकी सप्लाई यहाँ पर भी आती हैं। तो यहाँ पर रीडिंग की बात करें तो यहाँ पर रीडिंग ओके है, 436 के आसपास है और नियर बाई यहाँ पर भी ओके है। और इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर आपकी 1.8 वोल्टेज आनी चाहिए। यहाँ पर ये लाइन भी हमारी ओके कंडीशन में है। और एक बार हम इस डायोड के पास भी चेक कर लेंगे और यहाँ पर भी हमारी रीडिंग ओके है। तो 4G 3G IC के पास जो भी यहाँ पर कैप लगे हुए हैं वहाँ पर कोई भी लीकेज या शॉर्टिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो उसके बाद यहाँ पर WTR लगा हुआ है, हम WTR के पास भी लीकेज या शॉर्टिंग चेक कर लेंगे। यहाँ पर भी रीडिंग हमारी ओके है, यहाँ पर भी गुड है।
तो WTR की बात करें तो इसके नियर बाई जो भी कैप लगे हुए हैं यहाँ पर भी हमारी जो रीडिंग है वो ओके कंडीशन में है। अब हम अपर साइड में यहाँ पर 2G PA के पास इसकी रीडिंग को यहाँ पर टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपका BPH बनता है और इसकी बात करें तो इसकी रीडिंग भी ओके है और यहाँ पर भी रीडिंग ओके है। यहाँ पर एक कॉइल का यूज किया गया हुआ है, तो यहाँ पर भी कोई लाइन शॉर्टिंग कंडीशन में नहीं है। और इसके नियर बाई यहाँ पर DRX लगी हुई है, हम DRX के पास भी एक बार लीकेज शॉर्ट चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर DRX की बात करें तो DRX IC के पास भी कोई लीकेज शॉर्टिंग की कंडीशन नहीं है। अब हम इसकी जो लाइनें हैं, जैसे कि रेडियो ऑफ के लिए जो लाइनें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, हम उनको चेक करने के लिए बोर्नियो टूल का यूज करेंगे और उसमें चेक करेंगे कि किन किन लाइनों से रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो पहले इसको हम बोर्नियो में देख के उन लाइनों को टेस्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हम जो मॉडल का सिलेक्शन है उसको कर लेंगे। तो उसके लिए हमको जाना है स्कीमेटिक में। स्कीमेटिक में हमारा जो मॉडल नंबर है Redmi 9 पावर है, तो यहाँ पर इसका हम लेआउट भी ओपन कर लेंगे कंपोनेंट की टेस्टिंग के लिए, और इसका स्कीमेटिक जो है उसको भी ओपन करेंगे। तो फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट हम यहाँ पर डाउन साइड हम यहाँ 4G PA से स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो नंबर है इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हम उसको कॉपी करके स्कीमेटिक में पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा 4G PA का नंबर है। और यहाँ पर हम बात करें क्लॉक और डाटा की, तो देख सकते हैं यहाँ पर क्लॉक और डाटा की लाइन की बात करें तो यहाँ पर जो क्लॉक की लाइन है, इस क्लॉक की लाइन में आपका एक रजिस्टर लगा हुआ है R3211 और डाटा की लाइन पे आपका लगा है रजिस्टर 3212। तो यहाँ पर दो रजिस्टर लगे हुए हैं। तो पहले इस रजिस्टर को हम लेआउट में चेक कर लेंगे कि ये रजिस्टर लेआउट में कहाँ पर मेंशन है। तो फिर इसी नंबर को हमको कॉपी करना है और लेआउट में जाके ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नंबर है हमारा ये 3211 है और उसके बाद ये जो नंबर है R3212। तो यहाँ पर हम डायोड मोड की रीडिंग में इन लाइनों को टेस्ट कर लेंगे एक बार। देखिए यहाँ पर ये जो रजिस्टर लगा हुआ है हमारा R3212, यहाँ की रीडिंग हम चेक करेंगे। तो यहाँ की जो रीडिंग है वो 431 की रीडिंग आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही है। और सेकंड रजिस्टर पे बात करें तो 432 की रीडिंग आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही है। तो इन दोनों लाइनों पे जो रीडिंग एक्चुअल में आनी चाहिए वो रीडिंग ओके कंडीशन में है। तो अभी बहरहाल ये लाइन हमारी ओके है और इसके साथ हम नेक्स्ट लाइन को चेक करते हैं। और इस तरीके से प्रॉपर जो टेस्टिंग है इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस चाहिए और आपको प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए कि कितनी रीडिंग में क्या इशू क्रिएट हो सकता है, तभी आप काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो रीडिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस IC की इन्फॉर्मेशन गुड है और ये लाइन भी हमारी गुड कंडीशन में है। अब यहाँ पर हम WTR चेक कर लेंगे एक बार। तो हम WTR से रिलेटेड जो लाइनें हैं उसको भी सर्च कर लेंगे। तो फिर से हम लेआउट में जाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर WTR का नंबर है U3100। इसको भी आपको कॉपी करना है और स्कीमेटिक में जाके पेस्ट करना है। और यहाँ पर लाइन की बात करें तो WTR में 62 नंबर और 47 पे हमारा डाटा और क्लॉक आ रहा है। तो इसको यहाँ से अगर हम कॉपी करते हैं और नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट हमारा जा रहा है ये यहाँ पर ये जो इन्होंने पैराग्राफ बनाया है और उसके साथ साथ ये WTR में और आपका यहाँ से गया CPU के अंदर। तो अगर हम WTR की क्लॉक और डाटा की बात करें तो यहाँ पर इस लाइन को टेस्ट करने के लिए हमको IC को उठाना होगा, उसके बाद हम टेस्टिंग कर सकते हैं क्योंकि ये लाइन ऑलरेडी IC के नीचे बॉल पे गई हुई है। तो यहाँ पर इसका ना तो कोई कैप
ना कोई रजिस्टर, कोई भी कंपोनेंट बाहर टेस्टिंग के लिए नहीं लगा हुआ है। तो इसको हम यहाँ पर स्किप कर देंगे और जो नेक्स्ट आईसी है हमारी 2G IC 2G PA उसको चेक करेंगे और उसके साथ में हम DRX को भी टेस्ट कर लेंगे। तो इसको भी हमें लेआउट में जाना है और लेआउट में जाके हम इसका जो नंबर है इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। देखते हैं इसका जो नंबर है U3300, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और इसको स्कीमेटिक में पेस्ट करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 नंबर के नीचे 6 नंबर और 5 नंबर यहाँ पर क्लॉक और डाटा की पिन है हमारी। और इसमें हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर आपका 3313 और 3307 दो कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इस कैपेसिटर को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। 3313 और 3307 तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कैप लगा हुआ है 3313 यहाँ पर हमारा नीचे से फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर पे लगा हुआ है। और 3307 की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये 33 ये कंपोनेंट हमारा 3307 यहाँ लगा हुआ है और 3313 यहाँ पर लगा हुआ है। तो इन कंपोनेंट को भी हम यहाँ पर टेस्ट कर लेंगे। ये कंपोनेंट हमारा ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर ये 3313 है। देखिए इसकी रीडिंग की बात करें तो यहाँ पर रीडिंग 433 की अप्रोक्स है और ये 3307 ये हमारा क्लॉक की लाइन का कैप है ये। और ये जो 3313 जो कैप है ये हमारा डाटा का कैप है। तो यहाँ पर हम रीडिंग की बात करें तो रीडिंग हमको डाटा की लाइन पे भी मिल रही है और क्लॉक की लाइन पे भी हमको रीडिंग मिल रही है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों लाइनों में कुछ डिफरेंट है, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, लगभग 30 से 40 का डिफरेंट है। तो हम इसी तरीके से जो हमारी नेक्स्ट आईसी है DRX हम एक बार उसको भी टेस्ट करके देख लेंगे। तो DRX के लिए हम फिर यहाँ पर जाएंगे लेआउट में और यहाँ से हम DRX का जो नंबर है इसको यहाँ से सर्च करेंगे और कॉपी करके इसको स्कीमेटिक में पेस्ट करेंगे। फिर यहाँ DRX की बात करें तो DRX का जो 19 नंबर है और 20 नंबर है ये हमारा क्लॉक और डाटा की पिन है। और इसमें जो कैप लगा है वो 3413 और 3412 यहाँ पर दो कैप लगे हुए हैं। अगर हम डाटा की बात करें तो डाटा की पिन पे 3413 लगा हुआ है और क्लॉक की पिन पे 3412। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इनको लेआउट में जाके हमको फिर से पेस्ट कर देना है जैसे हमने पीछे पेस्ट किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेआउट में आपका 3413 और 3412 दोनों ही यहाँ पर नियर बाई ही हैं। और अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में देख सकते हैं ये दोनों कैप यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो एक बार हम इसके जो पॉइंट हैं यहाँ पर भी रीडिंग टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ की रीडिंग की बात करें तो एक तरफ रीडिंग आपकी 432 की अप्रोक्स है और दूसरी लाइन में आपकी रीडिंग जो है वो 400 के अप्रोक्स है। देखिए यहाँ पर रीडिंग आपकी 400 है और यहाँ पर रीडिंग आपकी 432 है। तो इस रीडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रीडिंग DRX पर आ रही है और जो 2G IC पे जो रीडिंग आ रही है ये रीडिंग आपकी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल में है और इन्हीं रीडिंगों के कारण ही हमारे हैंडसेट में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो एक बार इसकी प्रॉपर टेस्टिंग के लिए हमको ये दोनों ही PA निकालने होंगे और दोनों PA निकाल के फिर हमको इसकी लाइन को ट्रेस करना होगा, चेक करना होगा। तो चलिए पहले हम इन PA को निकालेंगे, उसके बाद इसकी लाइन को हम फिर से टेस्ट करेंगे। इस लाइन को टेस्टिंग करने के लिए हम यहाँ पर DRX IC को भी निकालना पड़ेगा हमको। ये मेरा कैमरा चल रहा है ये।
और आईसी को निकालने से पहले आपको नोज ध्यान रखना है। तो बोर्ड एक बार थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा और उसके बाद हम फिर इन्हीं लाइनों की डायोड मोड में कूल टेस्टिंग कर लेंगे कि अभी यहाँ पर जो रीडिंग की कंडीशन है वो क्या है। तो पहले हम यहाँ पर बात करें, हमारा जो कैप 2GPA के पास जो कैप लगे हुए हैं, पहला कैप हमारा ये था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग जो है वो 385 के अप्रोक्स है और दूसरा कैप हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे एक कैप पे यहाँ पर रीडिंग मिल रही है और जो दूसरा कैप लगा हुआ है यहाँ पर रीडिंग, कोई भी रीडिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो कैप है इसकी जो लाइन है वो लाइन मिस है। तो इसी तरीके से हम DRX के पास भी चेक कर लेंगे एक बार। तो DRX की इस पिन पे बात करें तो यहाँ पर भी हमको रीडिंग मिल रही है 390 के अप्रोक्स, और अप साइड में बात करें तो अप साइड में हमको कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर जैसे कि कूल टेस्टिंग में जब हमारे दोनों PA लगे हुए हैं तो हमको रीडिंग वहाँ पर मिल रही है, लेकिन रीडिंग जो आ रही है वो अनकम्फर्टेबल आ रही है। और जब हमने PA को निकाला और टेस्ट किया तो यहाँ पर जो दोनों ही लाइनें हैं, DRX की लाइन और 2GPA की लाइन, दोनों ही लाइनें यहाँ पर ओपन कंडीशन में हैं। तो ये जो लाइनें हैं ये CPU से आती हैं। तो पहले हम इसको चेक करेंगे कि CPU में ये कहाँ से आती हैं, फिर हम नियर बाई चेक करेंगे कि इसके अगर हमको वहाँ पर कोई टेस्ट पॉइंट मिलते हैं तो हमको इसको लाइन को जंपर करना होगा। और फिर जंपर करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा नेटवर्क डन होता है या नहीं होता है। अगर इन लाइनों से ही इशू क्रिएट हुआ होगा तो हमारा जो नेटवर्क है वो आ जाएगा। अगर इसके अलावा किसी और लाइनों से भी प्रॉब्लम हुआ, हो सकता है कि WTR के नीचे जो लाइनें हैं उनसे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो या वहाँ पर भी कोई इशू हो, तब हमारा नेटवर्क नहीं आने वाला है। या हो सकता है कि कोई PA अपना एड्रेस सेंड ना कर रहा हो, तब भी हमारा नेटवर्क नहीं आने वाला है। तो फर्स्ट हम इसको कंप्लीट करेंगे। सेकंड, अगर ये कंप्लीट नहीं होता है तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर ये जो लाइन है ये किसके साथ कनेक्टेड है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर Redmi Note 9 पावर का बिटमैप ओपन करना पड़ेगा। तो बिटमैप में हमारी जो बॉल है हम उसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कैप था यहाँ पर रीडिंग आ रही थी और हम रेड लाइन को यहाँ से ऑन कर लेंगे। यहाँ पर ये लाइन हमारी कंप्लीट थी, जो कि ये लाइन हमारी आप देख सकते हैं DRX में भी जा रही है। और इसके डाउन साइड में बात करें तो ये लाइन हमारी OL कंडीशन में ओपन आ रही थी और इसकी लाइन को अगर हम चेक करते हैं तो ये CPU से कनेक्टेड है। और CPU में यहाँ पर आप देख सकते हैं CPU में बैक साइड इस बोर्ड के साथ ये लाइन हमारी कनेक्टेड है और उसके नियर बाई हमको कोई भी टेस्ट पॉइंट ऐसा नहीं मिल रहा है जहाँ से उसको हम जंपर अप्लाई कर सकें। हो सकता है कि शील्ड निकालने में ये इशू क्रिएट हुआ हो या इसमें पहले से ही CPU वगैरह पर काम किया हो, तो उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हमको CPU को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि नियर बाई से कोई भी टेस्ट पॉइंट नहीं है। तो हमको CPU को उठाकर वहाँ से जंपर निकालना पड़ सकता है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर इस कॉर्नर पर हम CPU को ड्रिल करके भी यहाँ पर जंपर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए जो भी मेथड ईजी होगा हम उसको यूज करेंगे। अगर यहाँ पर CPU को ड्रिल करना बेटर है तो हम CPU ड्रिल करेंगे, नहीं तो हम CPU को उठाकर वहाँ से जंपर निकाल के यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अभी जैसे हमने देखा बिटमैप में जो लाइन है वो यहाँ पर आ रही है CPU कॉर्नर में। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी आपने पहले से काम किया हुआ है। देखिए तो मुझे लग रहा है कि आपने काम किया है, आपने यहाँ पर ग्लू मास्किंग वगैरह की है, जिसके कारण से ये लाइन यहाँ से मिस हो गई है। हो सकता है कि आपने यहाँ पर मास्किंग ज़्यादा कर दी हो। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको हम निकालें, रिवॉल्व करें, उसके बाद लगा दें। लेकिन हो सकता है कि निकालें, रिवॉल्व करें, उसके बाद भी हमको नीचे जंपर करना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि अंदर से लेयर का इशू हो। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। हम इसको यहाँ पर जंपर भी कर सकते हैं, मतलब CPU को ड्रिल करके यहाँ कॉर्नर पे जंपर भी अप्लाई कर सकते हैं, या निकाल के भी। तो यहाँ पर आपको किस कंडीशन से देखना है, CPU उठा के उसके नीचे जंपर करें या CPU को ड्रिल करें? ड्रिल कर लें। चलिए, तो इसके लिए आपको एक नए
ब्लेड का यूज करना है, पुराना ब्लेड आपको इसके साथ बिल्कुल यूज नहीं करना है, नहीं तो इसको आप ख़राब कर लेंगे। और पहले आपको एक कॉर्नर पर यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है जहाँ पर भी आपको ड्रिल करना है, ठीक है। इसको आप 11 नंबर के ब्लेड से भी कर सकते हैं और ज़्यादा इजी चाहें तो इसको आप ड्रिल मशीन से भी कर सकते हैं। तो किससे करना है, ड्रिल मशीन से या 11 नंबर के ब्लेड से? दोनों ही चीज़ों से आप कर सकते हो, आपको जिससे बेटर लगे। आप ड्रिल मशीन से भी कर सकते हो और आप इसके साथ भी कर सकते हो, दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको कर रहे हैं ब्लेड से। बस ये एक ब्लेड में थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको थोड़ा सेफ तरीके से करना है, ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करना है, नहीं तो सीपीयू आपका टूट जाएगा या बैंड हो जाएगा। और सीपीयू को ऐसे प्लेटफॉर्म पर रख के करना है कि सीपीयू आपका डंप नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसको हम ब्लेड से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम थोड़ा सा ड्रिल मशीन का हेल्प ले लेंगे, उससे क्या होगा थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा उसको हम ब्लेड से कर लेंगे। और ड्रिल मशीन आपको थोड़ा बहुत ही आराम से चलाना है ताकि ड्रिल मशीन इसके अंदर टच ना हो, यहाँ पर कहीं पर भी, बहुत ही आराम से। ठीक है, थोड़ा सा चलाने के बाद पहले आपको उसको क्लीन कर लेना है, आराम से यूज कीजिएगा, नहीं तो आप क्या करने वाले हैं, लेयर को काट देंगे। मतलब ये सीपीयू कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा, बोर्ड भी ढील हो जाएगा और जंपर उस पार लगाना पड़ेगा। ये ऐसे देखते हुए चलिए कि सीपीयू आपका कितना बचा हुआ है, देखिए दिख रहा है ना ब्लैक में। हाँ, इसको देखते हुए चलिए। बहुत ही आराम से, फर्स्ट टाइम में बहुत ही आराम से करना, नहीं तो सीपीयू खत्म कर देंगे आप लोग। ऑसिलोस्कोप का यूज नहीं हुआ। ऑसिलोस्कोप का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि ऑसिलोस्कोप का यूज नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या है। हर चीज़ का यूज हर कंडीशन पे है। ये नहीं है कि आप हर किसी जगह पे ऑसिलोस्कोप लेके बैठ जाएंगे। जहाँ पर काम मल्टीमीटर से हो सकता है वहाँ पर ऑसिलोस्कोप का कोई काम नहीं है। जिनको काम आता है वो ऑसिलोस्कोप ले। हाँ, इसको आराम से थोड़ा सा हमको ड्रिल करना है। जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना है। ठीक है, जब आप इसके नियर बाई पहुंच जाएंगे तो फिर आपको थिनर का यूज ज़्यादा करना है, ठीक है, ताकि आपको जो ग्रीन लेयर है वो दिखती रहे। ठीक है, अभी देखिए जो पिन आउट है हमको प्रॉपर क्लीन दिखने लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो टेस्ट पॉइंट है वो भी क्लीन दिख रहा है आपको। थोड़ा सा फ्लक्स डालेंगे तो आपको और क्लीन दिखेगा। देखिए धीरे, ठीक है। तो इनमें से, इन दोनों में से हमारा एक यहाँ पर है, एक ये, इन दोनों में से एक होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 4 पॉइंट हैं और वो हमारा आ रहा है यहाँ पर कॉर्नर में। देखिए यहाँ पर आ रहा है लास्ट में ना, देखिए पहले यहाँ पर आपके 4 पॉइंट हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कॉर्नर में आ रहा है। तो इसमें से या एक नीचे है, इनमें से एक होना चाहिए। तो पहले हम इसको टेस्ट पॉइंट को करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद फिर इसको कर लेंगे एक बार हम। लेकिन अभी जो यहाँ पर 4 पॉइंट है तो इसके कारण पहले हम इसको कर लेंगे, इस पॉइंट को। और इसके लिए आपके पास 11 नंबर का नया ब्लेड होना चाहिए, पुराने ब्लेड से नहीं करना आपको। और थिनर का भी यूज करना है, आपको दिखता रहना चाहिए कि आप स्क्रैच कर कहाँ रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा थिनर कर लीजिए आप। और ऐसे स्क्रैच करना है कि बगल में ग्राउंड उसमें टच ना हो, और कोई लेयर आपको से कट नहीं होनी चाहिए। इसलिए बहुत ही आराम से, बहुत ही पेशेंस से, और ज़्यादा स्केच भी नहीं करना, नहीं तो चला जाएगा ये
आपका डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इतने हमारा काम हो जाएगा। पता होना चाहिए कि कौन सा जंपर भी तो पता हो। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों में से एक होना चाहिए, लेकिन अभी जैसे कि यहाँ पर 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर में है और एक यहाँ पर आपका होल में है, तो आई थिंक ये होना चाहिए। ठीक है, एक बार इसकी हम GR से भी चेक कर लेंगे ना, डायोड मोड की रीडिंग से एक बार इसको हम टेस्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको डाउट ना रहे। ठीक है, ठीक है, यही होना चाहिए। देखिए ये भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, क्योंकि दूसरा है, दूसरी लाइन भी आपकी यहीं पर है, क्लॉक डाटा की लाइन दोनों पास पास में यहीं पर है, लेकिन ये नीचे साइड में है, डाउन साइड में, इसलिए पहले हम इसी को लेके चलेंगे। अब बिट आपकी प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, तो 138 पहले आपको यहाँ पर लगा लेना है, और आपकी ये जो बिट है ना, ये बिट आपकी क्लीन होनी चाहिए, ध्यान रखिए, बिट में ज़्यादा डस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जंपर लगने के बाद इसको आपको यूवी मास्क से कवर कर देना है। इस लाइन को हम यूवी मास्क से कवर कर देंगे, और SMD से इस थिनर को सुखाना नहीं है, नहीं तो ये आपका जंपर बाहर निकल जाएगा। और ज़्यादा मास्किंग नहीं करना है, उसका रीज़न कि अगर मान लीजिए पॉइंट नहीं हुआ तो अभी इसको हमको चेंज भी करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपको डाउट है वो पॉइंट नहीं है तो प्रॉपर मास्किंग मत कीजिए। अच्छी तरीके से सूख जाने दीजिए इसको। इसको सुखाने के लिए SMD का यूज नहीं करना है, फिर ध्यान दीजिए, SMD का यूज करेंगे तो वहाँ से जंपर निकल जाएगा। तो अभी आई थिंक मास्किंग जो हमारी वो प्रॉपर सूख गई है। ठीक है, तो जंपर को आपको यहाँ पर उस तरीके से लेके जाना है कि जंपर आपका कहीं पर शॉर्ट ना हो। पहले IC यहाँ लगा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर जंपर अप्लाई करेंगे। कहाँ पर? हाँ, जंपर आप कहीं भी अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अप्लाई करने वाला हूँ उसको यहाँ पर। पहले IC लगा देते हैं, जंपर का देख लेंगे बाद में। और 2GPA को भी यहाँ पर लगा लेंगे। नोज आपको मार्किंग ध्यान रखना है। तो जंपर हमको यहाँ पर 313, मतलब यहाँ पर इस कैप के ऊपर हमको जंपर अप्लाई करना है। ठीक है, 313 नंबर कैप हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। सिर्फ फोन दे दीजिए मुझे तो। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने इसको अप्लाई कर दिया है। अब एक बार पहले हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि क्या कंडीशन है। जंपर आपका शॉर्ट नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है थोड़ा सा,
ठीक है, अब यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे इसको टेस्टिंग में कि अभी क्या कंडीशन है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर हम इसको एक बार थोड़ा सा सेव कर देंगे। सेव करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा कोई भी, वैसे इससे कोई ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी इसको एक बार हम यहाँ पर सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज कर लेंगे। नहीं, बस इतने हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, डिले ऑन होता है, लेकिन बस देख लेंगे। बैटरी भी हो सकता है, लेकिन अभी बैटरी चार्ज 15% बैटरी चार्ज थी इसमें भी। बैटरी अभी भी इसमें 15% चार्ज है, बैटरी चार्ज का बहरहाल इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू सर इसमें वॉल्यूम अप डाउन की हमको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी कभी पॉकेट मोड में भी एंट्री कर जाता है। देखिए, तो सर आप यहाँ देख सकते हैं अभी यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क है ये आ चुका है, और यहाँ पर OLT कंप्लीट मोड में सर ऑन हो चुका है। नेटवर्क जो है वो प्रॉपर अभी आ चुका है। ठीक, यहाँ पर सिर्फ हमने एक जंपर अप्लाई किया है, नेटवर्क प्रॉपर आ गया है। एक बार पहले हम इसका कॉलिंग लगा के भी इस पर, ठीक है, कॉलिंग चेक कर लेंगे। ठीक है, हाँ, आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपने यहाँ पर हाँ 8 ऑन लगाइए। सर इसमें रिचार्ज नहीं होगा, 198 पे लगाइए। ये हमारा नंबर। ठीक है सर, देख सकते हैं यहाँ पर अभी कॉलिंग भी यहाँ पर आ रही है। ओके, इस तरीके से आप किसी भी फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर डिपेंड करता है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, किस कंडीशन में आपको ऑसिलोस्कोप का यूज करना है, किस कंडीशन में आपको मल्टीमीटर का यूज करना है, और किस कंडीशन में RFFE टूल का यूज करना है। लेकिन ये बात अपने माइंड में रखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने मल्टीमीटर से कर दिया तो आप सारा काम मल्टीमीटर से ही कर लेंगे। वो आपको पता होना चाहिए किस कंडीशन में किसका यूज करना है, उसके बाद ही आप प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नेटवर्क सेक्शन की बात करें तो अभी के टाइम में अगर आपके पास 100 फ़ोन आते हैं तो मैं कहता हूं कि 99 फ़ोन आप रिपेयर करके दे सकते हैं। 1% फ़ोन आपके बचेंगे जिसमें अगर मान लीजिए आपके पास IC नहीं है या कस्टमर के पास टाइम नहीं है तभी रिटर्न जाएगा, या उसमें सॉफ्टवेयर का भी इशू है तब वो हो सकता है कि चला जाए। अदरवाइज उसमें अगर हार्डवेयर से प्रॉब्लम है तो 99% आप उस फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं और रिपेयर होकर ही जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। तो जैसा कि आपने देखा, कल हमारे पास 2 हैंडसेट्स था रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम के लिए, एक Redmi 9 पावर और दूसरा Poco X3। उसमें से एक हैंडसेट मुझे रिकवर करना था Redmi 9 पावर, और दूसरा हैंडसेट जो है वो देव सर को रिकवर करना था। तो पहला हैंडसेट जो है उसको मैंने रिकवर कर दिया था, और आज सेकेंड डे है और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेस करके दूसरा हैंडसेट देव सर को रिकवर करना था। तो देखते हैं कि अभी यहाँ पर जो हैंडसेट है वो प्रॉपर रिकवर हो चुका है, तो क्या उसमें कॉलिंग वगैरह लग रही है नहीं लग रही है। तो सर थोड़ा पास में लाके दिखाइए। एयरटेल विदाउट स्वागत बा, एयरटेल 5G तो प्लस। आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉइस भी आ रही है, और ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर नेटवर्क भी, देखिए यहाँ पर नेटवर्क भी आपका 4G प्रॉपर नेटवर्क भी आ रहा है। देखिए, तो सर एक बार बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम थी और आपने इसमें क्या किया है। सर इसमें रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम थी। जी जी। जब मैं इसको लाया था तो यहाँ पे जी तो मैंने 1 बाई 1 पहले 3G IC निकाला, जी फिर उसके बाद DRX निकाला। जी। DRX से यहाँ से क्लॉक की जो लाइन थी वो मिस थी। अच्छा, मतलब कि आपने जब IC को टेस्ट किया हाँ। तो यहाँ पर DRX और क्लॉक के बीच, DRX और CPU के बीच में क्लॉक की लाइन मिस थी। तो फिर आपने क्या किया यहाँ पर। फिर मैंने उसके बाद CPU को निकाला। जी। CPU के नीचे जो क्लॉक के लाइन थी वहाँ से जंपर लगा के फिर DRX में लगा दिया। अच्छा, मतलब आपने CPU के नीचे जंपर निकाला हुआ है। जैसे कि मैंने जो वीडियो बनाया वो मैंने ड्रिल करके बनाया, हाँ। लेकिन आपने नीचे से किया। जंपर निकाला है। तो एक बार थोड़ा आप खोल के दिखाइए इसको, बोर्ड को। हाँ, सिम ट्रे निकाल लीजिएगा पहले।
देखिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कीजिए। हाँ देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जंपर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जंपर अप्लाई किया गया है और यहाँ से जंपर निकाल कर इस साइड DRX में लगा यहाँ पर DRX पे लाके यहाँ पर जंपर किया गया है। DRX से फर्स्ट पिन नीचे में जो क्लॉक की लाइन थी वहाँ जी पे जी लगा जी। दी। तो यहाँ पर DRX में यहाँ पर ये जंपर अप्लाई किया गया है। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर दोनों ही हैंडसेट रिकवर हो गया है, एक मैंने किया था और एक देव सर ने किया। तो सर ये बताइए जैसे कि आपने इसको मल्टीमीटर से चेक किया था या ऑस्टोस्कोप से? मल्टीमीटर से किया था तो आपने इसको ऑर्थोस्कोप से चेक क्यों नहीं किया है? सर। जब इसमें नॉर्मल में जब हो ही रहा था, जब ऑर्थोस्कोप को चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जी, जी। जो मल्टीमीटर से हो रहा था तो उसी में हो गया है। अच्छा मान लीजिए मल्टीमीटर से नहीं होता तो क्या ऑर्थोस्कोप को तब जाके मैं इसमें ऑर्थोस्कोप जी यूज़ करता। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्रॉब्लम आपकी सारी सॉल्व हो जाती है। बस आपको मेथड पता होना चाहिए और ये कंफर्म होना चाहिए कि आपको किस कंडीशन में किसका यूज करना है, कहाँ पर आपको मल्टीमीटर का यूज करना है, कहाँ पर आपको DSO का यूज करना है। तो सर ये बताइए जैसे कि अब अगर आपके पास फ्यूचर में फ़ोन आता है रेडियो ऑफ से रिलेटेड, तो आप बिलीव है कि इसको आप रिकवर कर पाएंगे? हाँ बढ़िया, आराम से, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं बताना चाहूँगा सर का एक वीडियो ऑलरेडी पहले से मेरे पास बहुत लंबे टाइम से पड़ा हुआ है, उसको भी मैंने अपलोड नहीं किया था, लेकिन मैं एक छोटा सा स्क्रीनशॉट उसका डालने की कोशिश करूँगा कि कैसे उस टाइम भी इन्होंने डबल डेकर वगैरह का जो काम था वो उन्होंने किया था और उसके बाद ये अच्छे लेवल से काम भी कर रहे थे। उसके बाद अभी जो कुछ प्रॉब्लम जैसे कि बहुत सारी अपडेट की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि हर महीने 2 महीने के बाद चीज़ें अपडेट होने लग जाती हैं, तो अपडेट के बाद सर को आना पड़ा और अभी जो नेटवर्क से रिलेटेड जो डाउट था वो भी डाउट क्लियर हो गया है। इन्होंने इस फ़ोन को भी रिकवर कर लिया है। तो भैया एक बार इनके लिए थोड़ी सी तालियां जरूर हो जाएं क्योंकि एक फ़ोन मैंने रिकवर किया था, एक बार एक फ़ोन इन्होंने रिकवर कर लिया है। चलिए भैया कॉन्ग्रेचुलेशन और आपको धन्यवाद।